नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश मानव और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत, जिद सच दिखाने की। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मेरा खास प्रोग्राम है ऑफिसर ऑफ द वीक। हर हफ्ते आपके सामने एक ऐसे ऑफिसर से हम आपकी मुलाकात कराते हैं जो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। आज आपके सामने एक और ऐसे ऑफिसर को लेकर के आया हूं जो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। अगर परिचय कराने पे मैं शुरू करूंगा तो बहुत लंबा वक्त होगा। आपका नाम है डॉक्टर अखिलेश मिश्रा। आईएएस 2009 बैच के आप आईएएस ऑफिसर हैं। बहुत सारे विभागों में आपने सेवाएं दी हैं। एक अलग पहचान है, कवि हैं, साहित्यकार हैं, कथावाचक हैं। एक आईएएस ऑफिसर के अंदर इतने सारी खूबियां, इतनी सारी चीजें आपको शायद ही किसी को देखने को मिली होंगी। उसी से मैं आपको परिचय कराना रहा हूं। डॉक्टर अखिलेश मिश्रा सर का आपका बहुत बहुत स्वागत है एक्सप्रेस न्यूज भारत पे। सर, कैसा लग रहा है आपको एक्सप्रेस न्यूज भारत में आज आप बैठे हैं? नमस्कार मुकेश जी। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे अवसर दिया और आपके दर्शकों को भी मैं अपनी तरफ से नमस्कार करता हूँ। अच्छा सा लग रहा है, कुछ जब रिकॉग्निशन मिलती है तो थोड़ा अच्छा तो लगता ही। मैं चाहूंगा सर एक बार दर्शकों को आप अपना परिचय खुद भी करा दें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। नमस्कार मित्रों, मैं हूँ डॉक्टर अखिलेश कुमार मिश्रा। मैं आईएएस ऑफिसर हूँ 2009 बैच का वर्तमान में, और विभिन्न स्थानों पे पोस्टेड हूँ। इस समय मैं इलेक्शन कमीशन का कार्य देख रहा हूँ उत्तर प्रदेश में जो इलेक्शन। ठीक है सर, पहला सवाल है, पहले तो आपको एक बहुत बहुत बधाई। जैसे कि अभी जो आईएएस ऑफिसर की जो लिस्ट निकली है उसमें आपके पदोन्नति हुई है, तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं एक्सप्रेस न्यूज भारत की तरफ से। पहला सवाल है सर मेरा आपका कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? दर्शक जानना चाहते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मूल आपकी जन्मभूमि है वो कहाँ से और कहाँ से आपकी शिक्षा दीक्षा हुई है? मेरी जन्मभूमि वैसे तो जौनपुर जिला एक पड़ता है, वहां पर थी। लेकिन मेरी सारी पढ़ाई क्लास 1 से लेकर पीएचडी तक के काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हुई है, यानी बीएचयू से हुई है। तो मैं अपने आप को बनारस का ही कह सकता हूँ। तो मैं बनारस का हूँ, आप ये समझ लीजिए कि मेनली बनारस का हूँ, और कागजों में जरूर मैं जौनपुर का हूँ, लेकिन दिल तन मन धन सबसे बनारस का हूँ। सर क्या लग रहा है, जहां पर गांव में अक्सर लोग ज्यादातर सबसे पहले कृषि की तरफ रुझान आता है। गांव के लोग पॉलिटिकल, जैसे प्रधानी का चुनाव हो गया या अन्य कोई ऐसे फील्ड हो गए, बहुत सारे लोग क्रिकेटर बनना चाहते हैं, कोई साइंटिस्ट बनना चाहता है, कोई कुछ बनना चाहता। अखिलेश मिश्रा सर को ऐसा क्या लगा कि आईएएस ऑफिसर बनना चाहिए, मेरा सिलेक्शन एक अच्छी सर्विस सेवा में होना चाहिए? बेसिकली मैं वैज्ञानिक था और विज्ञान के क्षेत्र में काम करता था। मैंने जेनेटिक्स में पीएचडी कर रखी है और उसमें का एक बड़ा माननीय विषय हुआ करता था। परंतु कुछ ऐसी घटनाएं घटी आपस में, परिवार में और पड़ोस में, कि मुझे लगा कि नहीं, एक बार हम ट्राई करते हैं प्रशासनिक अधिकारी की तरफ जाने के लिए। उसमें बड़ा पॉपुलर एक शब्द हुआ करता था, डिप्टी कलेक्टर। मैं उसका अर्थ भी नहीं जानता था। तो पिताजी अक्सर कहा करते थे कि बड़े डिप्टी कलेक्टर हो गए हो या कलेक्टर हो गए हो। तो हमने कहा ये होता क्या है, कुछ बड़ा ही होता होगा तो ही पिताजी कहते हैं। तो ये सोच के मैंने कुछ प्रशासनिक परीक्षाएं दी और इत्तेफाक से मैं सेलेक्ट हर में हो जाया करता था, तो इसमें भी सेलेक्ट हो गया। और फिर मुझे लगा कि अगर इंडिया में रह के सेवा करनी है तो ये सेवा ज्यादा अच्छी होगी, तो मैंने प्रशासनिक सेवा में मैंने कदम रखा। ठीक है, सबसे पहली पोस्टिंग सर कहाँ पर आपकी हुई? मेरी पहली पोस्टिंग हुई थी टहरी गढ़वाल में, उत्तराखंड यूपी में हुआ करता था। तो टहरी गढ़वाल में नरेंद्र नगर नामक एक जगह है, वहाँ का मैं एसटीएम था अपनी पहली पोस्टिंग में। और उसके बाद से तो मेरी 30-32 से ज्यादा पोस्टिंग हो गई है, तो ये नहीं सकता हूँ। तो उत्तराखंड का जब डिवाइडेशन हुआ तो फिर आपको क्या लगा है कि वहां आपको रहना चाहिए या यहाँ ज्यादा अच्छा है काम करना? उत्तराखंड का आंदोलन का एक बड़ा पोर्शन मैंने देखा था अपनी आंखों से, और यूपी उतना नहीं देखा जब जितना नौकरी की शुरुआत मैंने उत्तराखंड देखा था। तो जो सामाजिक परिवेश होता है, जो सामाजिक भावनाएं होती हैं, तो वहाँ पे उत्तराखंड में पहाड़ वर्सेस प्लेन की एक बहुत जबरदस्त भावना उभर गई थी।
तो बट नेचुरल है, जो ऑफिसर्स इतना बड़ा उत्तर प्रदेश छोड़ करके पहाड़ में जाना चाहते थे तो उनकी अलग सोच हुई होगी। मुझे लगा कि अगर मुझे ज्यादा एक्सपोज होकर काम करना है और ज्यादा बढ़िया से काम करना है तो उत्तर प्रदेश आ जाना ठीक रहेगा। तो मैं उत्तर प्रदेश आया और मैं पहला अधिकारी था जो उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश के लिए पोस्ट किया गया। सर, आपने इतनी सारी जगह आपने काम किया है और एक अलग पहचान है। मैं देख रहा हूँ आज की डेट में जैसे अभी आपने बताया कलेक्टर या डिप्टी कलेक्टर से मिलना कितना मुश्किल होता है एक आम आदमी का। डॉक्टर अखिलेश मिश्रा में ऐसा क्या था कि मैं जब भी किसी भी जिले के बारे में मैंने जब खोजा और वहां के लोगों से बात करने की कोशिश की तो वहां आपकी एक अलग छवि रही। बहुत आसानी से डॉक्टर अखिलेश मिश्रा से वो मिल सकता था, चाहे आप कलेक्टर रहे हो या डिप्टी कलेक्टर रहे हो। तो ऐसे क्या लगा सर आपको? साहित्यिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो एक शेर कहा है किसी ने जी कि घरों पे नाम थे जी, नामों पे ओहदे भी थे जी, बहुत तलाश किया कोई आदमी नहीं मिला। तो मैं अपने ओहदों के बीच में से हमेशा खुद को तलाश करता रहा हूँ, आदमी को तलाश करता रहता हूँ। तो जब आप आदमी को तलाश करेंगे तो बट नेचुरल है कि आपको आदमी से अगर आपकी मुलाकात नहीं होगी, आप एक अधिकारी के रूप में या एक एसडीएम या कलेक्टर के रूप में किसी से मिलेंगे तो वो आपको सामने वाला व्यक्ति आदमी नहीं दिखाई देता, वो सामने वाला व्यक्ति कॉमन मैन दिखता है या कोई गरीब व्यक्ति दिखता है। तो उसकी समस्या को सुलझाने के लिए आपको वो बनना पड़ेगा, वो उस आदमी जैसा बनना पड़ेगा, वैसी आपकी सोच होनी चाहिए। तो उस सोच की तलाश में मैं हमेशा, मुझसे कोई मिलने कभी भी आ जाता था, किसी परिस्थिति में होता था तो मैं स्वयं न मिलूं या जैसे भी हूँ, कोई बड़े साधन आजकल कम्युनिकेशन के हो गए, तो मैं चाहता था कम से कम उनकी बात सुन ले। कभी कभी बात सुनने से भी आदमी का कष्ट खत्म हो जाता है। तो उस परिदृश्य में हो सकता है कि आपके पास ऐसी मेरी छवि पहुंची हो जी, बट सच्चाई यही है कि व्यक्ति को मिलते रहना चाहिए लोगों से। बिल्कुल, तभी सच्चाई कामयाब। बिल्कुल। साहित्य की अगर मैं बात करूं तो सर कई ऐसी किताबें आपकी, 2 किताबें मैंने खुद भी पढ़ी हैं, उसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे लेख आपके देखे हैं, बहुत सारी अच्छे आपकी शायरी मैंने पढ़ी है। तो क्या लग रहा है एक आईएएस ऑफिसर को इतना बिजी शेड्यूल होने के बाद इतनी फुर्सत कहाँ से और कैसे मिलती है जो किताबों की तरफ रुझान है? देखिए, जब हम सरकारी काम करते हैं तो हमारा काम होता है, तो ये वी आर सपोज कि सारा काम हम सरकार के लिए लगाएंगे। लेकिन जब हम किसी साहित्य में, संगीत में, कला में जीते हैं तो वो नेचुरल होता है, उसके लिए आपको समय की जरूरत नहीं पड़ती। तो जैसे कविता के बारे में एक बात कही जाती है कि अक्सर रात को 2 बजे कविता लिखनी आती है, अंदर से उभर के आती है, उसके लिए आपको मेहनत नहीं करनी है, क्या उसका ग्रामर देखें, उसका वो देखें। तो ये शिव मोटो आता है ये, और इसमें कोई कहने में गुरेज नहीं कि माँ सरस्वती की कृपा होगी, माता पिता का आशीर्वाद होता है कि आप किसी अपने मूल क्षेत्र से हटकर किसी अन्य क्षेत्र में अनायास ही आ जाते हैं। तो इसमें समय जैसी कोई बात नहीं है। मुझे तो आज तक कभी पता नहीं चला कि मैं बैठ के 1 घंटे कविता लिखा हूँ, तो अपने आप आ जाती है। अच्छा, जब भी आप किसी जिले में रहे तो मैंने देखा बहुत सारी काव्य गोष्ठी होती थी, बहुत सारे नाटक होते थे, वहाँ डॉक्टर अखिलेश मिश्रा को ही मुख्य अतिथि बनाते थे। बहुत सारे ऑफिसर्स थे उस जिले में, किसी को भी ऐसा लगाव लोगों को क्यों रहा और आपका ये रुझान कैसे बढ़ा कि मुझे इस कार्यक्रम में सम्मिलित होना चाहिए? देखिए, प्रशासनिक दृष्टिकोण इसका अलग है, साहित्यिक दृष्टिकोण अलग है जी। प्रशासनिक दृष्टिकोण से ये है, आपने सुना होगा शांति सभाएं की मीटिंग होती है थानों पे, जब भी कोई बड़ा त्योहार आता है या कोई कंट्रोवर्शियल त्योहार आता है, कोई घटना घटती है तो हम शांति सभा की मीटिंग करते हैं। तो इसमें क्या है कि हम चाहते हैं व्यक्ति का व्यक्तित्व, व्यक्ति की मानवता उभर के बाहर आए। तो उस मानवता के उभार के लिए अक्सर उसमें ऐसी बातें कही जाती है कि व्यक्ति के अंदर जो भी भावना दुर्भावना रहती है वो धीरे धीरे अपना स्थान खोने लगती है। तो अंदर से दुर्भावना तब खत्म होगी जब आपके अंदर भावना आएगी, और भावना मानवता की भावना होनी चाहिए। तो प्रशासनिक दृष्टिकोण से जो हमारा दृष्टिकोण होता था कि जो भी लोग व्यक्ति हैं उनको मानव बनाया जाए। ये अलग बात है कि अब थोड़ा डिटोरिएशन हो गया है, और फिर मुझे वो एक शेर याद आता है जो मेरे ख्याल से मेरे मन की बात कह देगा कि शहरों शहरों खूंरेजी में शैतानों का नाम न लो, इस साजिश में शामिल कोई इंसान भी हो सकता है।
तो जो हमारे बीच में शांति सभा में बैठे लोग रहते हैं उनमें तमाम ऐसे साजिश करता भी रहते हैं। तो उनसे एक फेस का वो रहता है, व्यू रहता है कि हमारा चेहरा देख के शायद वो भीड़ में जब कोई बवाल हो रहा हो तो ना आए। तो इस तरह से कई पहलू हैं। सर एक सवाल और है मेरा आपका, जब आपकी पहली बुक आई उस समय कई ऐसे लोग थे, नरेंद्र मोदी की भी बुक आई और भी कई लोगों की बुक आई, और वो ऐसी बुक इतनी पॉपुलर हुई, मतलब उसको जितना भी मैं खोजूं, जितनी बार भी मैं पढ़ूं, तो ये लगता है कि हर बार फिर मुझे ये पढ़ना चाहिए। उस बुक में ऐसा क्या था दर्शकों को? देखिए, सच्चाई तो ये है कि मैंने बुक लिख के छापने को दे दी और ये इत्तेफाकन वाणी प्रकाशन वालों ने इसे छापा और मैंने खुद बुक को पलट के नहीं पढ़ा है, जब जरूरत होती है उसकी तो पढ़ता हूँ। मुझे नहीं पता उसमें ऐसा क्या था, लेकिन आश्चर्य मुझे तब हुआ जब वो बेस्ट सेलर बुक्स में सेलेक्ट हुई थी और मुझे किसी ने रात को 11 बजे फोन किया कि सर आपकी किताब बधाई हो, आपकी किताब बेस्ट सेलर है इस समय ऑनलाइन सेलिंग में, और आपकी किताब के साथ मोदी जी की किताब है, जावेद अख्तर की किताब है। तो मुझे बात को समझने में मुझे लगा कोई ज्यादा पी लिया है और मजाक कर रहा है। तो वो फिर उस व्यक्ति का पलट के फोन आया। तो हमने कहा तुम्हें मेरी किताब छपे तो 1 साल हो गई, तुम्हें बात कैसे पता? तो उसने कहा था कल फंक्शन था उसी का, उसमें था, तो वहीं सेलेक्ट हुई थी किताबें ऑन द स्पॉट। तो मैंने पब्लिशर को भी अपने बताया कि आपको पता है कि किताब मेरी बेस्ट सेलर होके आई है। तो पब्लिशर को भी नहीं पता था, माहेश्वरी जी को भी सोते उठे सुबह तो क्या ये कब हुआ? हमने कहा कल हुआ है। तो उन्होंने पता होता किया। तो उनका तो उद्देश्य था कि चलो एक नई एडिशन निकाल के कॉस्टिंग बढ़ा के भेजेंगे क्योंकि बेस्ट सेलर के सेल होती है। बट मुझे खुद नहीं पता था और किताब मेरे हिसाब से सिंपल है, उसका नाम यूं ही है। यूं ही मतलब कि मैंने कोई मेहनत नहीं की, मैंने यूं ही लिख दिया। तो वो यूं ही घटित हुई थी और यूं ही मैंने उसका नाम ही रख दिया। बहुत खोजने वाला नाम खोजना सबसे मुश्किल काम होता है, तो हमने सबसे आसान काम उसको कर दिया, यूं ही रख दिया और इस तरह चली किताब। अभी भी बहुत चलती है और मुझे नहीं पता कि क्या लोगों को पसंद आता है। और सर कौन कौन सी और कितनी बुक्स हैं आपकी जो आपने लिखी हैं? नहीं, मेरी एक ही लिखी है, बाकी सब अभी अनपब्लिश या विमोचित नहीं है, इसलिए मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा। ठीक है। रामचरितमानस पर एक पुस्तक है, राम के चरित्र पर एक पुस्तक है, कम से कम 2 ये है जी जो प्रकाशित नहीं। एडिटेड बुक्स तो मेरी पुरानी नहीं है, मैं इनका एडिटिंग भी करता हूँ। एक अपरिहार पत्रिका है, वो हर साल निकलती है, तो उसको मैं एडिट भी करता हूँ। तो एडिटेड तो है मेरी, बट वो मेरी अपनी किताबें नहीं मानी जाएगी। ठीक है। तो इस तरह रामचरितमानस की अगर बात करूं तो मैंने कहीं पे आपको 2-3-4 जगह देखा कि अखिलेश मिश्रा एक कथावाचक के रूप में भी मैं देख रहा हूँ। कई वीडियोज ऐसे सोशल मीडिया पे मुझे मिले, जब मैंने सर्च किया शायद आपके फादर कथावाचक थे, उनसे इंस्पायर हुए क्या? हाँ, मेरे पिताजी कथावाचक थे जी, और वो भी जॉब करते थे। जॉब के साथ वो पंडित राम किंकर जी के शिष्य थे जी। तो राम किंकर जी ने हमारे पिताजी को मानस किंकर नाम दिया था। तो जब वो बहुत बुजुर्ग हो गए और मैं उन्हीं से थोड़ी बहुत सीखा हूँ, मैंने कभी ज्यादा अध्ययन नहीं किया। तो उन्होंने कहा कि ये नाम गुरु जी ने दिया है तो तुम रख लेना। तो उनके आदेश के कारण मैंने वो मानस किंकर नाम के साथ लगाना शुरू किया और पहले मैं सिर्फ सुंदरकांड वगैरह का गायन किया करता था। फिर मुझे लगा कि मैं उसकी विवेचना भी कर सकता हूँ। तो विवेचना करने पे हमेशा कुछ नई चीज आती है, तो उस नई चीज को सामने रखने की जब इच्छा होती है तो मैं कथावाचक हो जाता हूँ। तो यूं ही चलता रहता है, उसका भी बहुत बड़ी प्लानिंग नहीं, क्योंकि मैं एक अधिकारी भी हूँ और फ्लो में क्या कह जाऊँ ये नहीं पता होता है। इसलिए आप कथावाचक कह सकते हो मुझे उससे प्रसन्नता होती है। नहीं, बहुत अच्छा। तो जो है वो है। कई लोग सर आपकी कथा सुनना पसंद करते हैं। जब भी कहीं पे प्रोग्राम किया तो वहाँ के लोगों के बारे में मैंने जब पूछा, रिसर्च किया, तो मतलब एक अजब उनके अंदर उत्साह देखने को मिलता है कि डॉक्टर अखिलेश मिश्रा की कथा कब होगी, कब मैं सुनने जाऊंगा। जैसे कुमार विश्वास एक कवि की मतलब अपनी एक पहचान है, या अन्य जो भी बहुत सारे कवि हैं, हर आदमी अपने अपने क्षेत्र में काम करता है। अच्छा सर, अब मैं प्रशासनिक आता हूँ आपकी तरफ, क्या लग रहा है सर
इतने साल तक आपने ड्यूटी की है, सर्विस कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, कई सारी गवर्नमेंट को आपने देखा है। हर गवर्नमेंट प्रशासनिक पद पे रहते हुए क्या क्या चैलेंजिंग आती है एक आईएएस ऑफिसर के लिए? गवर्नमेंट से चैलेंज कई तरह का आता है। पहले तो चैलेंज ये होता है कि गवर्नमेंट की जो थॉट है, जो उसका विचार है, उस पर टिप्पणी न करते हुए उसको हमें फॉलो करना पड़ता है, लेकिन उनके विचारों को क्या हम कानून के दायरे में ला सकते हैं? तो हम कानून के दायरे में रहते गवर्नमेंट की पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करते हैं और कोशिश करते हैं कि वो इम्प्लीमेंट हो जाए। थोड़ा बहुत इफ और बट अगर लगाना है तो उससे कोई कानून कमजोर भले हो जाए, लेकिन न्याय करने के लिए इफ एंड बट की भी आवश्यकता होती है। तो एक ये चैलेंज होता है कि गवर्नमेंट की मंशा क्या है और हमें कैसे उस मंशा को पूर्ण करना है। दूसरा, जिसको आप सियासत कह सकते हैं, राजनीति कह सकते हैं, जो प्रॉपर गवर्नमेंट भी होती है, नॉन गवर्नमेंट भी राजनीति होती है, उसके प्रेशर को बर्दाश्त करना या उसके प्रेशर से टूटना नहीं, और या उसके प्रेशर को टैकल करना, ये सब दिमागी खेल होता है कि कैसे सामने वाला व्यक्ति यदि गलत कह रहा है तो उसको किस अस्त्र से वो ठीक होगा, उस पर काम करना। पॉलिटिकल दबाव भी रहता है ये ऑफिसर पे? हाँ, सभी का रहता है। सारी राजनीतिक पार्टियों का सबके अलग अलग कारण होते हैं, उनका दबाव होता है, और कुछ का सही काम के लिए दबाव होता है, कुछ का गलत के लिए होता है, तो उसके लिए तो होगा ही। तो उसको अधिकारीगण जो वास्तव में अधिकारी हैं, वो अपना बचाव, उनकी अपना संस्कार फिर वहां काम आते हैं कि मैं ये काम करूं कि न करूं, और अगर न करूं तो वो नहीं करने का तरीका क्या होना चाहिए, कैसे आप नहीं मना करते हो किसी को काम करने, वो असली टैक्टिक्स है हमारे। कोई एक बार एक पॉलिटिकल ऑफिसर थे जो आपसे किसी गलत काम को कराने का बड़ा प्रेशर बना रहे थे, जिसको आपको नहीं करना चाहिए था, नहीं किया आपने, क्या किस्सा था? मैं नाम के लिए मैं नहीं कहूंगा कि आप नाम लें उनका, लेकिन कुछ ऐसा है मुझे सुनने में आया। नहीं, ऐसे तो बहुत से किस्से हैं। एग्जैक्ट आप किसका जिक्र करते हो नहीं पता, लेकिन मैं हमेशा इस बात को एनालाइज कर रहा हूँ कि अगर मुझे नहीं करना है तो हमें आदमी के सामने वाले को मना करने का हमारा तरीका क्या है। बिल्कुल ठीक है। तो उस तरीके को मैं तलाश करता हूँ। तो हर प्रॉब्लम के अलग अलग तरीके होते हैं, तो उस तरह हम सॉल्व कर लेते हैं। मुझे कभी ऐसा लगा नहीं कि पॉलिटिकल दबाव के कारण मैंने कोई काम किया हो। एटमोस्ट मेरा ट्रांसफर होता है, तो वो है। ठीक है। अच्छा, मैं देख रहा हूँ पिछली गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग इस गवर्नमेंट में जो देश की तरक्की क्या लग रहा है आपको, हुई है? तरक्की तो होती है, पिछली गवर्नमेंट में तरक्की थी ऐसा मैं नहीं कह सकता। किसी गवर्नमेंट में तो अपने अपने तरीके से तरक्की करते हैं और सबकी अपनी सोच होती है, बट नेचुरल है। एक जो चेंज है वो डिजिटाइजेशन का चेंज है, और डिजिटाइजेशन ने चीजों को बहुत आसान भी कर दिया है, और बहुत सी चीजें जो तथाकथित रूप से करप्शन के दायरे में आती थी वो बहुत कम हो गई। तो वो मैं महसूस करता हूँ दिल से कि एक बहुत बड़ा चीज है कि हम चीजों को जब जितना डिजिटाइज कर सके और हम जितना ट्रेन कर सके लोगों को कि डिजिटाइजेशन का जो नेगेटिव पॉइंट है उससे आप कैसे बचे, तो उससे काफी करप्शन बहुत कम हो जाता है। करप्शन हम लोगों के लिए बहुत आसान हुआ। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ, बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है, कई लोगों ने उसमें प्रतिभाग किया है। क्या लग रहा है अयोध्या राम मंदिर का निर्माण होने के बाद जो एक कोर वोटर है बीजेपी का, हिंदुत्व वोटर जिसको हम लोग कहते हैं, उसमें एक अलग खुशी मिली है? क्या लग रहा है आईएएस ऑफिसर किस तरीके से देखते हैं? नहीं, हम एज ए आईएएस अधिकारी हम लोग नॉन पॉलिटिकल होते हैं, बेसिकली नॉन पॉलिटिकल होते हैं, तो इस प्रश्न पर तो मैं कोई टिप्पणी नहीं, ये पॉलिटिकल प्रश्न नहीं मैं आपसे कर रहा हूँ। एज ए ऑफिसर्स क्या लग रहा है? राम के पुजारी हैं आप भी, रामचरितमानस पढ़ते हैं, कथावाचक भी रहे हैं, तो क्या लग रहा है? हम राम के पुजारी हैं। लोगों का रुझान ज्यादा बढ़ा है इस तरफ। हाँ, राम के पुजारी है, बढ़ने के लिए रुझान बढ़ा है, उसके पीछे और भी तमाम चीजें हैं। सिर्फ मंदिर से रुझान बढ़ता है ऐसा नहीं है। मंदिर के साथ जो पर्यटन आता है, जो रोजगार आता है, डेवलपमेंट, जो खूबसूरती आती है,
वो चीज बढ़ती है। हमारा जो इतिहास जो हमें शायद न पढ़ाया गया है इतने अच्छे से, जो धर्म ग्रंथ होते हैं उनको पढ़ने के लिए, उनको जानने के लिए, वो सब तरक्की का ही पार्ट है। मंदिर तो एक उसका प्रतीक है। तो तरक्की तो इसमें भी है कि आज हमारे यहाँ का छोटा सा बच्चा भी, जैसे आपको याद होगा कोरोना काल में महाभारत और रामायण का प्रसारण हुआ जी, तो लोग रामायण को जानने लगे। ये करीब एक जनरेशन बाद हुआ था, भूल गए थे लोग। तो हमारे ही बच्चे क्योंकि खाली थे तो हमको खुद ही बताया करते थे कि रामायण में ये घटना घटी, वो घटना घटी, जो हमें भी नहीं पता। तो हम अपने इतिहास को हमने ज्यादा जाना। राम मंदिर के रूप में हमने ये जाना कि मतलब क्या मंदिर का महत्व क्या है, लोगों ने उसको महत्व दिया। तो ये हम एज ए अधिकारी में ये कह सकता हूँ कि कई तरह के विषय कुंभ हो रहा है, कई तरह का विकास है, हमारी नई टेक्नोलॉजी सामने आ रही है, हम पर्यटन को बढ़ावा दे रहे हैं, उससे हमारा जो रिसिलेंट इकोनॉमी है, इकोनॉमी जो है हमारी है, उसको हम बढ़ाएंगे। तो साथ में अर्थशास्त्र जो मिला होता है और साथ में जो समाज शास्त्र होता है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। अच्छा, एक ऐसा किस्सा है कि एक फोटो आपका वायरल हुआ था सब्जी बेचते हुए, आप जिलाधिकारी थे, तो उस समय वो क्या दिमाग में आया कि आईएएस ऑफिसर को ऐसे? नहीं, वो वायरल का कभी कभी बात का बतंगड़ भी हो जाता है और कभी वो अच्छा भी होता है, कभी खराब भी होता है। तो मैं हाई कोर्ट से आ रहा था, इत्तेफाक से प्राइवेट गाड़ी से आ रहा था, मेरी पेशी है जाने के लिए। तो मैंने सोचा कि चलो आज सब्जी खरीदते हैं, घर वालों को खुश करेंगे, आज सब्जी खरीद के अपने हाथ से ले जाए। हम लोग यहाँ सब्जी खरीदते नहीं, हमारे जो एम्प्लॉइज आते हैं क्लास के जो होते हैं घर में। तो मैं सब्जी खरीदने के चक्कर में बैठा तो वहाँ एक बुजुर्ग महिला थी, उसकी बिटिया कहीं चली गई। तो उसने मुझसे कहा कि अपनी लोकल भाषा में कहा कि थोड़ी देर बैठ जाओगे तो हम अपनी बिटिया को जो है तो खोजने चली गई। उसको थोड़ी देर तक नहीं मिला, तो जहाँ बैठती थी वहां मैं बैठ गया। तो कुछ लोग सब्जी खरीदने आए, तो जो एक दो किताब में जो पता थे मैंने उनको दे भी दिया। हमने कहा इसका नुकसान ही क्या हो। वो मेरे मित्र ने ही फोटो खींच ली मेरी मोबाइल से, उसको वायरल कर दिया, मतलब फेसबुक पे डाल दिया। मुझे पता भी नहीं था क्योंकि मैं फेसबुक उसका खुला हुआ था मेरा, डाल दिया। और मैं लेट नाइट लौटा था तो सुबह तक तो काफी चीजें वायरल हो गई। तो उसको लोगों ने अपने अपने दृष्टिकोण से देखा। तो घटना तो कुछ नहीं थी, पर उस पर जो दृष्टिकोण, जो मीडिया के कमेंट थे वो डैमेजिंग भी थे और विचित्र भी थे, क्योंकि किसी को सच्चाई नहीं पता बिल्कुल। तो फिर मैंने एक पैरा सच्चाई लिख करके मैंने डाला है। तो मीडिया के मित्रों का इस्तेमाल किया कि इसको थोड़ा सा तो वायरल कर दो, क्योंकि जब उसी दिन इत्तेफाक से राष्ट्रपति महोदय करके मुख्यमंत्री के साथ नहीं थे, तो हमने कहा भी हो सकता है कि आप लोगों तक खबर न पहुंची, जो डेट फॉर्म में पहुंचेगी तो ठीक नहीं। और शाम तक फिर ठीक था, मुझे लगा कि कुछ अच्छा पॉजिटिव शाम तक ठीक था वो। बट वो अभी भी मुझे लोग उससे पहचानते हैं सर, एक पहचान है उसके नाम से। एक आईएएस ऑफिसर सब्जी बेचता हुआ नजर आया, ऐसी कई खबरें बनी थी। जबकि मैं सिर्फ गुड़िया की ह्यूमन मदद कर रहे थे आप। मैं देखता हूँ सर बहुत सारे अवार्ड आपके नाम है, बहुत सारे छोटे छोटे बहुत सारे हैं, कई ऐसे अवार्ड आपको मिले हैं, एक दो का नाम आप जिक्र करना चाहें? जैसे मैं राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान का प्रेसिडेंट थी, तो इसने भी मुझे एक बार अवार्ड दिया था, पुस्तक पे दिया था, बड़ा अवार्ड जी। इसके अलावा दुबई में दुबई से मुझे अवार्ड मिले हैं, जो पॉपुलेशन है हमारी, और गिन नहीं सकता मेरे पास बहुत सारे आमना से बहुत अवार्ड मिला हुआ। और साहित्यिक दृष्टिकोण से ज्यादा है, साहित्यिक प्रशासनिक दृष्टिकोण से ज्यादा है। तो ये तो बड़ा मुश्किल सवाल है, क्योंकि हमारे यहाँ तो अवार्ड इंस्टीट्यूट की वजह से इतने ज्यादा है कि मैं घर में रख ही नहीं सकता। उसके लिए कमरा बना हुआ है और वो भी उसमें कुछ हम खास कर नहीं पाते। बिल्कुल, बहुत से अवार्ड है। ठीक है, आजकल की जनरेशन में देख रहा हूँ कि सर बहुत छोटे छोटे बच्चे मोबाइल यूज कर रहे हैं। मोबाइल सा सही भी है और गलत भी है, उसका प्रयोग और दुरुपयोग
दोनों हो रहे हैं आजकल की डेट में, उसमें क्या आप मैसेज देना चाहते हैं? मोबाइल का यूज वास्तव में बहुत खतरनाक है ना, और खतरनाक खतरे की हद इतनी है कि आजकल छोटे छोटे बच्चे जो हैं, मतलब माँ भी मजबूर हो जाती है उनको मोबाइल देने के लिए। कुछ अगर वो जरा भी व्यस्त है तो मोबाइल देकर ही चुप करा सकते हैं। और ये एडिक्शन बहुत ही खराब है। हमें इस पे जो बड़े लोग हैं, जैसे हम जैसे लोग, हमको अपने पे पहले कंट्रोल करना चाहिए, तो धीरे धीरे बच्चों तक ले जाना चाहिए। क्योंकि मोबाइल दोधारी तलवार है, एक तरफ से तो आपका गर्दन काटती है, दूसरी तरफ से वो आप नहीं यूज करें तो आपका ज्ञान का वो कम हो जाता है। तो मोबाइल का इस्तेमाल बहुत ही बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि मेरा ये मानना है कि मोबाइल के जो ह्यूमन उसके बॉडी पे असर है, इस पर रिसर्च बहुत कम है। और अगर कोई नेगेटिव रिसर्च होगी भी तो मोबाइल की कंपनियां उसको सामने नहीं आने देती है, उससे नुकसान होता है। एक और सवाल है, मैं देख रहा हूँ कि आजकल के बच्चे आईएएस तैयारी करने के लिए तमाम कोचिंग संस्थान का सहयोग ले रहे हैं, सहायता ले रहे हैं। क्या लग रहा है, उससे कुछ उन लोगों को फायदा होने वाला है, या घर पे होम स्टडी करके ही आईएएस का एग्जाम देके सेलेक्ट हो सकते हैं, आईएएस या आईपीएस या एनी हाउ कोई भी चले? नहीं, होम स्टडी ज्यादा बेहतर है, क्योंकि यदि आप अगर बच्चे को भी ज्यादा देख नहीं पाते, यदि उसकी आप एनालाइज करें कि कितने बच्चे कोचिंग करने के बाद कितने परसेंटेज ऑफ बच्चे सेलेक्ट होते हैं, जितने का वो पैसा देकर और बात करते हैं, तो 0.1%, 0.2% ज्यादा नहीं होता बिल्कुल। यानी कि जो संस्थाएं कोचिंग दे रही हैं, दे आर डूइंग बिजनेस विद एजुकेशन, और वो 99.9% तो सिर्फ कमा रहे। 0.1% रिजल्ट आ रहा है, वो जो रिजल्ट उसका आ रहा है जो वास्तव में तेज है, तो घर पे रहता तो भी कर लेता। और इसी सब को देखते हुए जो पॉलिसी बदली गई थी सिविल सर्विसेज, वो इसीलिए बदली गई थी कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का जो ये हिसाब किताब है वो थोड़ा सा कमजोर पड़े। तो आज के युग में जिस तरह के क्वेश्चन पेपर्स आते हैं, जिस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपका आंख ना कान अगर जागृत है तो वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है नॉलेज से। बिल्कुल, नॉलेज तो अगर आप जागृत अवस्था में है तो नॉलेज तो अपने आप आ जाएगी। बिल्कुल। और व्यक्तिगत रूप से मेरा ये मानना है, मुझे नहीं पता कितना सही मानना है ये, कि कोई भी विद्यार्थी जो ट्रेनिंग कर रहा है, जो एग्जामिनेशन ले रहा है, वो देखे कि उसको न्यूज़पेपर कोई अच्छा न्यूज़पेपर उठा ले कि उसमें किस पेज में उसको इंटरेस्ट आ रहा है, और जिस दिन उसको सारे पेजों में इंटरेस्ट आने लगेगा तो वो तैयार है सिविल सर्विस में आने के लिए। या यूं कह ले, यदि उसको ये पता है कि कल की फ्रंट न्यूज क्या आने वाली है तो वो तैयार है। ये मानक है। हाँ, तो इसका मतलब कि आपको बहुत कोचिंग करने की आवश्यकता नहीं है, अदर देन जहाँ आपका पर्सनालिटी इंप्रूव करना है, आप इंटरव्यूज की कोचिंग करते हैं। ठीक है, अभी आप इलेक्शन कमीशन में जहाँ वर्क कर रहे हैं, क्या लग रहा है, पॉलिटिकल पार्टियां हमेशा आरोप लगाती हैं इलेक्शन कमीशन पे, चुनाव आयोग पे, कि चुनाव आयोग जो है ईवीएम का खेला करके जो राजनीतिक दल है जिन सत्ता में जो बैठे हुए हैं, क्या लग रहा है ये कितना सच है? नहीं, इससे ये जहाँ तक मेरी नॉलेज है ईवीएम्स की, जहाँ तक मेरा अनुभव है, व्यक्तिगत अनुभव है, ये इसमें कहीं कोई नहीं। ठीक है, तो क्या लग रहा है अब जो आरोप लगाते हैं, मेरा ऐसा मानना है कि उनको नॉलेज नहीं है पूरे प्रोसेस का, जिस तरीके से ईवीएम को यूज किया जाता है। मैं आपको बताऊं कि एक भी लूपहोल उसमें नहीं है। ईवीएम 100% कैमरे के नजर में रहता है, 100%। उसको कोई छूता भी है तो वो पता रहता है कि उसको छुआ जा रहा है। ये तो फिजिकल चीजें हो गई जो आम आदमी के समझ में आने की बात है, और जो नहीं समझ में आने की बात है वो टेक्निकल पॉइंट है। उस टेक्निकल पॉइंट की काट आज तक कोई नहीं दे पाया है। जो क्लेम करते हैं वो दे नहीं पाया है उसको। और ये कहना अपने आप में गलत बात है, फला कंट्री नहीं करती, फला कंट्री नहीं करती। हमारी कंट्री की स्थितियां दूसरी है, तो ईवीएम पर कोई प्रश्न उठाना इस तरह इलेक्शन कमीशन पे एक और आरोप लगा है, आम जनता ने भी लगाया है, कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रियल में वोटर हैं और उनका वोटर लिस्ट से नाम गायब हो गया है। क्या लग रहा है, शासन की गलती रही, प्रशासन की गलती रही, या आपके इलेक्शन कमीशन ने भी कुछ डाटा हटाया? देखिए, हमारे यहाँ 2 इलेक्शन कमीशन है, एक तो
विधानसभा हाँ। और लोकसभा का स्टेट का तरफ स्टेट है, का। हालांकि प्रोसेस दोनों में सेम है। तो जहां तक नाम गायब होने की बात है, एक एक आध ऐसे केसेस जरूर आए हैं जहां पर कि टेक्निकली कॉपी करने में या आपका वोटर लिस्ट कॉपी करने में नाम हो सकता है तो छूट जाते हैं, छूट गए हों, कुछ की स्पेलिंग मिस्टेक हो गई हो, पर उसके लिए समय दिया जाता है। हम हमेशा प्रसारित करते हैं कि दिस इज द वोटर लिस्ट, जिससे इलेक्शन होने जा रहा है, आप लोग अपने अपने बूथ पर इसको देख लें। जो नहीं देखते हैं, जिनको पता भी नहीं, जिनको मतलब ही नहीं है कि उसी दिन जाके चुनाव देना है, ऐसा हो सकता है, पर ये बहुत ही मिनिमम है। ऐसे अदरवाइज सारा कुछ आजकल टेक्निकल यूज पे होता है। ये असंभव है कि बिना किसी के किए हुए किसी का नाम काट दिया जाए। और जहाँ तक नाम काटने की बात होती है, उसके लिए एक एप्लीकेशन या एक रिपोर्ट की आवश्यकता होती है, नोटिस की आवश्यकता होती है, परिजनों को नोटिस दी जाती है कि जो व्यक्ति इसका नाम काटा मान लीजिए मर गया, तो आप किसको नोटिस देंगे? मरे हुए आदमी को देंगे नहीं, लेकिन उनके परिजनों को जरूर देते हैं। उस मकान नंबर होता है उसको जरूर देखते हैं, भैया आपके यहाँ ये नाम था, वो कट गया। जब हम घर घर सर्वे करते हैं तो हमारा BLO जाकर के लिखता है उनके यहाँ कितने लोग हैं इस समय। अच्छा, इसके अलावा तमाम और चीजें हैं। बहुत से लोग अपना ओरिजिनल, जैसे मैं बनारस का रहने वाला हूँ, तो मैं चाहूंगा कि मेरा वोटर लिस्ट में बनारस का नाम रहे, यहाँ न रहे, तो हमको यहाँ नाम नहीं मिलेगा, वहाँ मिलेगा। तो ये सब दिक्कतें तो हैं, क्योंकि वोटर लिस्ट कोई यूनिवर्सल नहीं हो सकता कि बनारस का आदमी वहां जाके वोट दे दे, चेन्नई वोट दे दे, तो क्योंकि उसको वोट अपनी जगह फिजिकली मौजूद होकर देना है। तो ये अभी भी एक इशू कह सकते हैं, लेकिन डेलिबरेटली नाम काटना और उसमें जिम्मेदारी फिक्स होती है, उसमें लोगों की नौकरी जाती है, और इतना आसान काम। अच्छा, इलेक्शन जब आता है, चुनाव जब सिर पे होता है, क्या लग रहा है इलेक्शन के बाद उस समय ज्यादा काम होता है, बाकी और समय पर ऑफिसर्स टाइम पास करते हैं? नहीं, टाइम पास नहीं कहेंगे। इनफैक्ट क्या हो, कोई भी पद जो है, अगर राज्य इलेक्शन की बात करें तो कोई भी पद 6 महीने से ज्यादा नहीं खाली कर सकता। अब हमारे यहाँ जैसे 50,000 से ज्यादा प्रधान है, और अगर आप 10 भी जोड़ लें तो करीब 5 लाख से ऊपर सदस्य होंगे। तो बहुत से लोग, कुछ की डेथ हो जाती है, कुछ पद खाली रह जाते हैं, कुछ इस्तीफा दे देते हैं, तो इस तरह हमेशा काम चलता रहता है। तो हमेशा 6 महीने में लगभग एवरेज 3 महीने में एक बार इलेक्शन होता ही होता है। और क्योंकि बहुत बड़े पैटर्न पे नहीं, पैमाने नहीं होता है, इसलिए सबको पता नहीं चलता है ये, और बहुत ज्यादा मीडिया भी इन्वॉल्व नहीं होती। मतलब आपके जिले पता चला एक पोस्ट के लिए हो रहा है, दूसरे पोस्ट के लिए हो रहा है। तो प्रोसेस इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस एज ऑफ टुडे, आज के डेट। राज्य कर्मचारी संस्थान में आप प्रेसिडेंट हैं, तो उसमें किस तरीके से काम होता है? आपने उसमें जब से आप आए हैं, मैं देख रहा हूँ, उससे पहले भी मैंने 1-2 लोग को देखा है, मतलब उसमें 4 चांद लगे डॉक्टर अखिलेश मिश्रा के आने के बाद। जब भी कोई चर्चा करेंगे राज्य कर्मचारी सहायक संस्थान की, तो सबसे पहले नाम अखिलेश मिश्रा साहब का आता है। उसमें कैसा क्या किया आपने? ये तो प्रशंसा करने वालों का बड़प्पन है, क्योंकि प्रशंसा किसी करना बहुत मुश्किल काम है। बिल्कुल, इससे बहुत आसान होता है। परंतु मैंने कोशिश ये किया कि राज्य कर्मचारी संस्थान को बहुत ही रिलीजियसली चलाया जाए, मतलब उसमें कोई बेईमानी किसी प्रकार की ना आए, तो ईमान से चलने से काफी चीजें सुधर जाती हैं। तो हम लोग बहुत से प्रोग्राम करते हैं, लगभग 60-70 प्रोग्राम करते हैं, 60 के लगभग प्रयत्न करते हैं, महीने में 2 प्रोग्राम तो हो ही जाता है, जिसमें कि कल्चरल एंगल में हर तरह के प्रोग्राम होते हैं, कविता होती है, कहानी होती है, वाद विवाद होते हैं, प्लस एक सबसे मेजर जो उसका काम है वो है हमारे राज्य कर्मचारियों को पुरस्कृत करना। तो उसमें लाख रुपए तक का अवार्ड है बुक्स पे। तो वो सिस्टम मैंने पूरा को पूरा ऑनलाइन कर दिया है। तो ऑनलाइन करने से क्या होता है कि जो किताबें हमको ऑनलाइन मिलती हैं या ऑनलाइन फॉर्म मिलते हैं, उन्हीं को कंप्लीट करते हैं, उसमें फिर सील लगा देते हैं कि कौन राज्य कर्मचारी है कौन नहीं है। तो इस करके हम लोग वो बड़ा प्रोग्राम करते हैं, बहुत ही अच्छा प्रॉफिट प्रोग्राम है, जिसमें बहुत कोई सीनियर आदमी, साहित्यकार या कोई जो आता है, तो इस तरह करके वो अपने आप में एक संस्था एस्टेब्लिश संस्था है, अच्छे कार्यकर्ता लोग हैं, अच्छे साहित्यकार लोग हैं, वो दिल से काम करते हैं। कुछ लोगों का ये आरोप भी है कि पुरस्कार अप्रोच लगाने वाले लोगों को
दिया जाता है, ऐसा कुछ है? 100% कोई गड़बड़ी पाई जाती है उसमें? 100% गलत है ना? ठीक है। कम से कम जब से मैं हूँ, हाँ। और मैं अपने पिछले वाले अफसर को भी जानता हूँ, हाँ। डॉक्टर हरिओम रहे हैं, डॉक्टर हरिओम रहे हैं, हमेशा चीफ सेक्रेटरी लेवल के लोग रहे हैं, जी। और ये गलत है, मैं अपने अनुभव से कह सकता हूँ। अच्छा, मैं देख रहा हूँ जहाँ आईएएस ऑफिसर ऑन ड्यूटी या तो बीआरएस लेने के बाद या रिटायरमेंट के बाद, आफ्टर रिटायरमेंट वो किसी राजनीतिक दल को ज्वाइन करते हैं और उसके बाद फिर वो राज्यसभा सांसद या एनी हाउ कहीं पे एमपी एमएलए का चुनाव लड़ते हैं। बाकी कई ऑफिसर्स हमारे टच में हैं और उन्होंने इस बार किया भी। डॉक्टर अखिलेश मिश्रा का क्या प्लान? देखिए, इस बात पर कोई कभी दुनिया का सही जवाब देता नहीं है, तो आप अपने झूठ या सही क्यों कहलवाना चाहते हैं? मैं पूछ रहा हूँ जनरली, व्यक्तिगत क्या विचार है आपका? नहीं, आफ्टर रिटायरमेंट जवाब सही हो सकता है और नहीं गलत हो सकता है, तो मुझे क्या पता क्या होगा, मुझे नहीं पता। अच्छा, अभी डिसाइड नहीं कुछ भी किया ऐसा? नहीं, मेरे पास करने को बहुत कुछ है, तो इसलिए मुझे अभी कोई नहीं। वही, क्या कवि बन के रहना चाहते हैं, शायर बन के रहना चाहते हैं? बहुत कुछ है, उसका तो फ्रीडम रहती है। अच्छा, कुछ भी कर। ठीक है। अभी सर कितना समय है? ज्यादा नहीं, 6 महीने 7 महीने है, अदरवाइज इलेक्शन से भी अगले साल है। अगर सरकार मुझे सेवा करने का मौका देगी तो इलेक्शन तक तो मैं रहूंगा, नहीं तो मैं खुद रिटायर हो जाऊंगा। ठीक है। कोई आखिरी मैसेज जो आप जनता को यहाँ देना चाहते हैं? इस बार पूरे देश के लोग आपको देखेंगे। जनता को बस एक मैसेज मेरी तरफ से है कि मुस्कुराते रहिए, प्रसन्न रहिए। ये बहुत ही मुश्किल काम है मुस्कुराना। किसी ने कहा है कि मुस्कुराना तो सबको आता है, मुस्कुराना तो सबको आता है, पर सब हर वक्त कुछ न कुछ बहाना चाहता है। मैं लाइन में भूल रहा हूँ, तो मुस्कुराइए। जीवन का कोई ठिकाना नहीं है, आज शाम तक है, कल तक नहीं है, और प्रसन्न रहिए। जितने आप ह्यूमन बनने की कोशिश करेंगे उतना ही आपका जीवन सफल है। कोई 2 लाइनें जो आपकी सबसे प्रसिद्ध और सबसे फेवरेट रही हैं, जो आपके दिल को हमेशा छूती हो, कचोटती हो, वो गुनगुना दीजिए सर। मेरी नहीं, लाइन किसी और की। एक शायर ने कहा कि हम शिवालों में घंटे बजाते रहे, हम शिवालों में घंटे बजाते रहे, तवायफ की घुघरू भजन गाए। क्या बात है, बहुत शानदार। तो ये भावनात्मक है, भावनात्मक। दिखावा कितना भी कर ले, तो तवायफ तो उसके पैर की घुघरू भी भजन। बिल्कुल ठीक है सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो जैसा कि आपने देखा कि मेरे साथ डॉक्टर अखिलेश मिश्रा आईएएस ऑफिसर हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं, और आपको देखा होगा कि बहुत सारी सेवाओं में रहते हुए लोगों के दिल में एक अलग जगह बना लेना, एक शायर, एक कवि, एक कथावाचक और एक आईएएस ऑफिसर, ये सारी चीजें शायद ही किसी ऐसे व्यक्ति के अंदर देखने को मिलती हैं। तो आपने देखा कि अखिलेश मिश्रा ने एक्सप्रेस न्यूज भारत के एक सवालों का जवाब बड़ी बेबाकी के साथ दिया। अगले हफ्ते आपको फिर मिलवाएंगे किसी एक ऐसे ऑफिसर से जिसको अब आप मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज भारत, जिद सच दिखाने की। नमस्कार।